जयपुर के लोग और जोधपुर के लोग एक जैसा बिहेव नहीं करेंगे। मतलब जाहिर है जमीन आसमान का फर्क नहीं होगा, लेकिन आप ये बता पाओगे कि ये जयपुर के नहीं लगते हैं, ये जोधपुर के लगते हैं। जी बिल्कुल। और आपके आने से देखिए कि पुलिस महकमा कितना चौकन्ना हो चुका है जयपुर में। शुरू में नहीं आई, अटकता गया, फिर निकलता गया, फिर अटका, फिर निकला, फिर अटका, फिर निकला, आज भी अटकता हूँ, निकलता हूँ। यानी आप कहना चाहते हैं कि इंसान को खुद से इंस्पायर होना चाहिए। बिल्कुल, किसी का अभिनय देख के जी अगर आप इंस्पायर हो रहे हो, इसका मतलब आप उससे प्रभावित हो रहे हो और फिर उसको कॉपी करना चाहते हो। कॉपी करोगे। भाषा की क्या अहमियत है, क्योंकि आपने हिंदी में भी काम किया है, अंग्रेजी में भी काम किया है, तेलुगु भाषा में भी आपने काम किया है। नेगेटिव कैरेक्टर करने के लिए जो है भाषा से ज्यादा एक्शन की जरूरत पड़ती है। कि अगर ज्योग्राफी नहीं है जी तो हिस्ट्री नहीं है, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं है तो चरित्र नहीं है। आजकल की राजनीति, और एक राजनीति वो थी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की राजनीति थी, आज दिन रात का अंतर देखने को मिलता है। आप क्या अंतर देखते हैं? लिप सिंक जो है वो उस एक्सप्रेशन के साथ होना है, उसमें भी थोड़ा सा ट्रिक है, करना पड़ता है, वो हो जाता है। हर कोई कुर्सी चाहता है, कुर्सी चाहता जनता की सेवा से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो मजबूरी में कोई चीज अगर बन रही है तो वो विकास नहीं है। विकास तो तब होता है कि हमें पता ही नहीं है अभी ये क्यों बन रहा है। राष्ट्र के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, क्या आप वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो? जी बिल्कुल। क्या मायने रखती है ये बातें। क्या आप ईमानदार हो? क्या आप अनुशासित हो? क्या आप कमिटेड हो? पता चला कि हम आपसे बात करते हुए कोई उदाहरण दे रहे थे, कोई पीड़ित हो गया। कई लोग ऐसे हैं रंगमंच पर अक्सर देखे जाते हैं जो कि रंगमंच की दुनिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। वो ना मूवीज करना चाहते हैं, ना टीवी सीरियल्स करना चाहते हैं, और ना ही वेब सीरीज करना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? लोग सिर्फ ऊपर ही देखते हैं। ऊपर, वहां पहुंचना है। वहां आप कैसे पहुंच सकते हो? सीढ़ी नहीं है कोई। वंदे मातरम लाइव परफॉर्मर्स की मोटिवेशनल पॉडकास्ट सीरीज अनकट टॉक्स विद पीपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट सीरीज है, और इसमें हर बार हर शनिवार किसी न किसी क्षेत्र से कोई एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं और हम उनसे कुछ मोटिवेशनल टॉक्स करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है उनका परिचय आप चाहेंगे तो मैं आपको बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि परिचय देने की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ लोग शख्सियत को जानते नहीं हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे साथ शख्सियत हैं उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और शायद आपके दिलों में कहीं ना कहीं किसी कोने में ये बसते भी हैं। हमारे साथ है एक्टर विनीत कुमार जी। सर नमस्कार। कैसे हैं आप? जी हम बिल्कुल ठीक। आपका जयपुर में बहुत बहुत स्वागत है, और आपके आने से देखिए कि पुलिस महकमा कितना चौकन्ना हो चुका है जयपुर में। आज जयपुर की गली गली में पुलिस की चौकसी है। और चौकसी यहाँ लगा रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, आपकी जो जर्नी है एक्टिंग की, वो कैसे शुरू हुई? सबसे पहले तो ये बताएं। कोई इंस्पिरेशन आपके लिए रहे, या कोई इंसिडेंट ऐसा रहा जो आपको एक्टिंग करियर में लेके आया? नहीं, वो ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं है। अभिनय को लेके मेरी मान्यताएं बिल्कुल दूसरे किस्म की हैं जी। फुर्सत के समय में जबरदस्ती वो 74 75 1974 75 का समय रहा होगा जी। 74 किसी
के द्वारा मैं लेके गया एक रिहर्सल में, और वहां जो जमा, तो आज तक जमा हूं वहीं अभिनय। इसके अलावा और कोई कहानी नहीं है। पर समझ में चीजें जो हैं शुरू में नहीं आई, अटकता गया, फिर निकलता गया, फिर अटका, फिर निकला, फिर अटका, फिर निकला। आज भी अटकता हूँ, निकलता हूँ। इसी अटकने और निकलने में जो है ये सिलसिला कुछ 50 साल का हो गया। इंस्पिरेशन अभिनय में जो है आप खुद अपने होते हो, क्योंकि अगर हम दूसरे से इंस्पायर होने लगेंगे तो हम उसकी नकल करने लगेंगे। यानी आप कहना चाहते हैं कि इंसान को खुद से इंस्पायर होना चाहिए। बिल्कुल। विचार एक अलग सी चीज है कि आप किसी के विचार से जो है प्रभावित होते हैं और उस विचार को फिर अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं और उसको अपने आचार व्यवहार में लाते हैं और ट्रायल एरर बेसिस पे फिर उसकी क्रिया प्रतिक्रिया अपने जीवन में देखते हैं, फिर वो आपका जीवन बनता है। तो वो विचार है जी। अभिनय जो है, अभिनय में किसी का विचार है तो वो स्वागत योग्य है, लेकिन किसी का अभिनय देख के जी अगर आप इंस्पायर हो रहे हो, इसका मतलब आप उससे प्रभावित हो रहे हो और फिर उसको कॉपी करना चाहते हो। कॉपी करोगे, चाहेंगे नहीं, वही करेंगे, क्योंकि हम प्रभावित हैं। उसी तरह से आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ गायकी परंपरा में जितने लोग भी हैं सब की अपनी एक जगह है, अपना एक स्थान है जी। उसी तरह से जैसे पहले जो किशोर कुमार, रफ़ी साहब, सहगल साहब, लता जी, आशा भोसले जी, लोग इतना प्रभावित हुए कि कितने उस तरह के गायक निकले जी 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 जी, लेकिन उनका प्रभाव कहीं नहीं पड़ा। बिल्कुल। मन्ना डे जी, मुकेश जी, सभी कॉपी करते सब। तो आप ऐसा देखोगे कि ओरिजिनल सिंगर्स बाद में बहुत आपको कम दिखे जी जी जी, क्योंकि इतना प्रभाव उन लोगों का था। अभिनय में भी जो है अमित जी का प्रभाव जो है, बच्चन साहब का प्रभाव बहुत रहा। तो आप देखेंगे कि 80 के बाद से जी कितने अभिनेताओं के अंदर वो प्रभाव दिखता है। हाँ, तो वो आप प्रभावित हो गए तो आप रेप्लिका उसका कैरिकेचर करते रहोगे। तो अपने से आप इंस्पायर हो कि आपके अंदर ऐसी क्या शक्ति है जिसकी वजह से आप अभिनय कर रहे हो। आप अपनी शक्ति खोजो। तो ये मेरी अपनी समझदारी है। तो इंस्पिरेशन तो नहीं है, लेकिन अभिनय चूंकि हम भी जब देखते हैं सिनेमा या थिएटर तो मनोरंजन के लिए देखते हैं, सीखने के लिए नहीं देखते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि सिनेमा देख के सीखो, ये मुझे उचित नहीं लगता है। यानी अभिनय को सीखने की जरूरत नहीं है, अभिनय तो हम ही में है। आप कर रहे हो, आप अपने अंदर से वो खोज करो कि आप ये क्यों करते हो जी, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है, उसके पीछे का पर्सपेक्टिव क्या है। ये सब आप खोजना शुरू करोगे तो आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। ग्रेट। मेहनत है जी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये ढेर सारी चीज़ें जो हैं आपको खोजनी पड़ती हैं। कि अगर ज्योग्राफी नहीं है जी तो हिस्ट्री नहीं है, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं है तो चरित्र नहीं है। ग्रेट, बहुत गहरी बात कही है आपने। अब जयपुर एक ज्योग्राफी है जी, बिल्कुल। जैसे राजस्थान एक ज्योग्राफी है, उसी तरह से उसके अलग अलग जगहों में जयपुर एक जगह है जी, इसमें भी छोटी छोटी जगहें हैं। तो वो एक ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी का अपना इतिहास है जी, और उस इतिहास, उस ज्योग्राफी और इतिहास में उस तरह के चरित्र हैं
जी इसीलिए जयपुर के लोग और जोधपुर के लोग एक जैसा बिहेव नहीं करेंगे। यानी मतलब जाहिर है जमीन आसमान का फर्क नहीं होगा, लेकिन आप ये बता पाओगे कि ये जयपुर के नहीं लगते हैं, ये जोधपुर के लगते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चारित्रिक विशेषताएं बदलती हैं। जी, भाषा की क्या अहमियत है? क्योंकि आपने हिंदी में भी काम किया है, अंग्रेजी में भी काम किया है, तेलुगु भाषा में भी आपने काम किया है। हाँ, भाषा जो है वो एक माध्यम है, जी और ये माध्यम अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाते हो जी तो संभवतः आप उसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर पाओगे। अमूमन जो मैंने ढेर सारी फिल्में साउथ की हैं की हैं जी, लेकिन चूंकि वहां मैं निगेटिव कैरेक्टर करता रहा हूं, और निगेटिव कैरेक्टर करने के लिए जो है भाषा से ज्यादा एक्शन की जरूरत पड़ती है, तो मैं उसमें थोड़ा बच गया। भाषा भी जो है वो उसका अपना एक क्लीशे होता है कि वो जोर से बोलना और डराना, और तो उसमें कोई बहुत माइन्यूट डिटेलिंग जैसी चीज मैंने नहीं की है जी। लेकिन अगर कोई ऐसी गंभीर फिल्म या कोई ऐसी भाषा को लेके फिल्म, जैसे कॉमेडी कॉमेडी में भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण खेल खेलता है जी, टाइमिंग। हाँ, तो जब तक भाषा नहीं समझेंगे वो टाइमिंग नहीं समझ में आएगी जी, वो ट्यूनिंग नहीं होगी सामने वाले कैरेक्टर से। हम तो चूंकि रट लिए हैं एक्शन रिएक्शन, तो वो नहीं हो पाएगा। तो भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण सी चीज है जो शरीर के साथ जिसका ट्यूनिंग होना बहुत जरूरी है। एक बार मुझे याद है कि मैं तेलुगु में लाइन बोल रहा था, तो लाइन का मतलब तो पता होता था, लेकिन एग्जैक्टली जो मैं एक्शन कर रहा था तो हुआ जब मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि अरे तुम जाओ और सुनो, तो ये जो है ऐसे हो गया, जिसको जाने को वो बोल रहे हैं वहां एक्शन ऐसे हो गया, और जिसको आने को बोल रहे हैं वहां एक्शन ऐसे हो गया। तो डायरेक्टर से भी विनायक साहब वो हंसने लगे। हमने कहा कि क्या हो गया? बोले आप उल्टा कर रहे हो। मतलब भेजना था, आप बुला रहे हो। तो अब हमने कहा अच्छा, फिर मैंने डायलॉग देखा, हमने कहा अच्छा ये है मतलब भेजना। तो दिक्कतें आती हैं। तो तेलुगु आपको आती है? नहीं आती नहीं है, लेकिन वो मेहनत कर लेते हैं। वो इंग्लिश में लिख करके दे हाँ, वो हिंदी में अपना जो है उसका फोनेटिक्स हमको समझना पड़ता है कि वो कैसे साउंड करता है। तो उधर से जब वो क्यू हमको देता है ना तेलुगु में जी, तो हम लिप सिंक करते हैं। क्योंकि लिप सिंक जो है वो उस एक्सप्रेशन के साथ होना है, उसमें भी थोड़ा सा ट्रिक है, करना पड़ता है, वो हो जाता है। ग्रेट। अच्छा, राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? हमारे देश की जो राजनीति है, इस विषय पे क्या बात किया जाए? राजनीति जो आजकल की राजनीति और एक राजनीति वो थी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की राजनीति थी। आज दिन रात का अंतर देखने को मिलता है। आप क्या अंतर देखते हैं तब की राजनीति और आज की राजनीति में? देखिए, है क्या कि राजनीति जो है वो कोई अपने आप में एक दो लोगों की चीज नहीं होती है जी। जाहिर है कि कोई व्यवस्था अगर अभी चल रही है तो उसके पीछे जो है कोई समर्थक हैं जी। वो समर्थन जिनका है या तो वो समझ रहे हैं जी, या तो वो नासमझ हैं या तो भ्रमित हैं। समर्थक तो हर विचारधारा के होते हैं। हाँ, लेकिन जो सत्ता में बैठता है इसका मतलब उसके समर्थक ज्यादा हैं। जी। इसके पहले दूसरी सरकार थी,
जी। तो वो समर्थक, अब जाहिर है कि ये समर्थन जो है, समर्थन के अतिरिक्त इक्वेशंस होते हैं जी। कि कैसे इक्वेशंस बनाए गए। तो आज की जो राजनीति है वो राजनीति मूलतः सत्ता पे हावी होने की है, जी। सत्ता पे काबिज होने की है। हर कोई कुर्सी चाहता है, कुर्सी चाहता जनता है। की सेवा से किसी को कोई लेना देना नहीं है। जनता की सेवा से तो किसी को लेना देना नहीं था। पहले भी नहीं था। वो मतलब बिजनेस तो, बन चुका है ये। हाँ, वो तो जो है मजबूरी होती है। तो जो काम आज हो रहा है वो आज से 25 साल पहले हो जाना चाहिए था। जी। कि जैसे अब जैसे सड़क बनने लगी तो हमने कहा विकास हो रहा है। जी। अरे भाई, सड़क नहीं बनेगी तो ध्वस्त हो जाएंगे, लोग चल नहीं पाएंगे, एक दूसरे पर चढ़ने लगेंगे। बिल्कुल, तो मजबूरी में कोई चीज अगर बन रही है तो वो विकास नहीं है। विकास तो तब होता है कि हमें पता ही नहीं है अभी ये क्यों बन रहा है। पता चला 10 साल बाद खुलासा हुआ, ओ ये इसलिए बना था। बिल्कुल। तो इसीलिए वो उस जमाने में पंचवर्षीय योजना होती थी कि 5 साल की योजना बनाई जाती थी। जी। तो एक तो जो है स्लोगन का समय है जी। कि मुझे याद है कि 2 दिन साल में कोई कहता थोड़ा ही था कि ये 15 अगस्त है और ये 26 जनवरी है। जी। एक दिन पहले वो पूरा जो बांस होता था, बैम्बू लंबा सा, ऊपर छत के ऊपर रखा होता था। ये हम बात कर रहे हैं आपको 1966-67 की, 65 जी। छोटे से थे तो बांस उठा नहीं सकते थे। तो हम 2 भाई और बहन मिल के बांस खड़ा करके उसको साफ करते थे, कपड़े से, गीले कपड़े से साफ होता था। फिर राष्ट्रीय ध्वज जो बक्से के अंदर होता था वो निकलता था, उस पर आयरन होता था, उसको रखा जाता था। सो उसमें उसके बाद सुबह पिताजी जो हैं वो बांस झंडा लगा के बांस सीधा किया जाता था, हम लोग खड़े होते थे। जी। ये कहने की चीज नहीं है। राष्ट्र प्रेम अंदर होता है, वो अंदर होता है। जी। वो हम अगर बोलते रहें, इस शब्द का उच्चारण करते रहें तो उससे राष्ट्र प्रेम नहीं होगा। जी। राष्ट्र के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, क्या आप वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो? जी बिल्कुल। क्या मायने ईमानदार रखती है ये बातें। क्या आप ईमानदार हो? क्या आप अनुशासित हो? क्या आप कमिटेड हो? देश के लिए कुछ योगदान कर पा रहे हो? तो फिर क्या है ये राष्ट्र प्रेम आपका? जी। बोल दिए राष्ट्र प्रेम। जैसे मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि रोज हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोज जो है आप भगवान का नाम लेते रहने से आप भगवान के भक्त नहीं हो सकते हो। ये आपका भय हो सकता है कि आप नाम ले रहे हो। जी। भक्ति में भय नहीं होता है, भाव भी होने चाहिए। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो हैं राजनीति, धर्म, ये सब ऐसा मिला दिया गया है, ये सब ऐसा मिल चुका है कि शायद समय ये कह रहा है कि इसका अर्थ भी देख लो कि क्या होता है फिर। जी। कि राजनीति में जब आप धर्म शामिल करते हो तो उसकी अवस्था कैसी होने लगती है। जी बिल्कुल। हर आदमी जो है आज की तारीख में आहत हो रहा है। जी। हमको जो है आपने कुछ बोल दिया, हम आहत हो गए, आपको जाके पीट दिया। सोशल मीडिया जब से ज़्यादा एक्टिव हुआ है तब से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हाँ, मतलब आप उसके घर में घुस गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो हर आदमी एक दूसरे के घर में है कि हम कुछ लिख रहे हैं उसे आप अपने घर में देख रहे हैं। तभी उसको होम पेज कहते हैं। हाँ। तो पीड़ा जो है हो सकती है पीड़ा, जी। लेकिन क्या ये पीड़ा कोई बिजनेस है? जी। ये समझना पड़ेगा। पीड़ा बिजनेस?
हाँ मतलब हमने कुछ कह दिया, आपको पीड़ा हो गई जी आप मेरे ऊपर चढ़ बैठे। जी अब पता ये चला कि आप जो मेरे ऊपर चढ़ बैठे, मेरा एक छोटा सा एक नाम है, जी ठीक। जी तो आप जो मेरे ऊपर चढ़ बैठे, तो दूसरे दिन इस छोटे नाम की वजह से आपका भी एक छोटा नाम हो गया। जी तो ये बिजनेस है। ग्रेट। मतलब पॉपुलैरिटी के लिए या मतलब और पब्लिसिटी पाने के लिए ये चीजें किसी स्टंट हो गया। किसी स्टंट कर रहे हैं आप हाँ। कि वो चढ़ बैठे, आपको किस बात की पीड़ा है? ग्रेट, सही बात है। कि जैसे अब तो बोलने में वो लगता है कि हम उदाहरण दें और कि कोई पीड़ित हो जाए। जी जी पता चला कि हम आपसे बात करते हुए कोई उदाहरण दे रहे थे, कोई पीड़ित हो गया। पीड़ित हो गया नहीं, वो अपने अपने कर्म मतलब अपनी सोच से पीड़ित हो गया वो, वहां पे हम भी क्या कर सकते हैं। एक लापतागंज कर रहे थे, जी 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 तो उसमें अब वो लाइन थी। अब जाहिर है कि अब हम वो लाइन भी नहीं बोल सकते कि कोई थे जो वो करते थे, डाका डालते थे या डाकू थे या कुछ थे जो बाद में संत हो गए, तो उस विषय पे ये चर्चा चली। जी तो वो लाइन बोली गई। जी आपको मालूम है हरियाणा में केस हुआ, डायरेक्टर, 3 एक्टर, राइटर सब जेल में। हाँ, जबकि इंटेंशन कुछ और था उस बात का। उस समझाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप कितना भी खतरनाक हो, खतरनाक काम कर रहे हो, अगर आप समझना शुरू करोगे जी तो आप संत हो सकते हो। इसके उदाहरण के रूप में तो हम अपने जो इतिहास में, जो माइथोलॉजी में जो चीजें हैं वो तो बताई जाएंगी ना। यानी शब्दों के अर्थ को नहीं, शब्दों को पकड़ा गया। हाँ उस कम्युनिटी ने जो है कहा कि ये इससे हम आहत हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। उसी तरह से जब फिल्मों में कोई बात होती है कि भाई हम इससे आहत हो गए, हम इससे आहत हो गए, मतलब अचानक लोग आहत क्यों होने लगे? सही बात है, हो जाता है ये, क्योंकि लोग वही है ना कि शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश ही नहीं करते, बस वो शब्दों तक सीमित रह जाते हैं। हाँ मतलब देखिए है क्या कि खेल तो दोनों तरफ चल रहा है ना। कुछ बातें होती हैं जो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कही जाती हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकाल लिया जाता है। क्योंकि राजनीति जो है वो सीधा सीधा उसका अर्थ है कि हम वो नीतियां बना रहे हैं जिससे हम राज करें। जी तो अब नीतियां जो हैं वैसी ही बनेंगी जो देश में जैसे लोग समझदारी के हैं। जी तो हमारे यहाँ जो देश में अधिकतर लोग जो हैं वो भावुक हैं, भावना से उनका एक बहुत गहरा ताल्लुक है, वो इमोशनल हो जाते हैं जी, जैसा कि रो भी देते हैं, जैसा कि अभी पहलगाम में हुआ। हाँ मतलब महिला को अभी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी और अपने पति के साथ उसकी लाश के सामने अब ये पूरा देश जो है उसको देख के इतना ज्यादा दुखी, दुख, तकलीफ, विभत्स था वो। मतलब ऐसा करना, तो सब एक हो गए ना जी। अब यही इसी तरह से भावुक करके हम किसी दूसरी चीज में भी एक कर सकते हैं। जी, अब इस दृश्य तो सामने घूम गया पूरा वो पहलगाम का, मैं खुद अंदर से इतना भावुक हो रहा हूँ कि शब्द तो है ही नहीं ना भाई। हत्या के लिए आप क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हो? और वो हत्या अगर किसी बहुत बड़ी राजनीति से प्रेरित है तो आपको गुस्सा भी आता है, क्रोध होता है और आपके अंदर होता है कि उसे समाप्त कर दो। जबकि ये भाव भी जो है वो कब तक आप एक दूसरे को समाप्त करोगे?
जी बिल्कुल लेकिन कदम तो उठाना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के क्या है कि अच्छा है, देश में हर तरह की राजनीति जो है लोगों को दिखाई दे, ये देश के लिए बेहतर है कि उन्हें समझ में आए कि अगर ऐसी राजनीति होती है तो इसका रिजल्ट ऐसा आता है, ऐसी राजनीति होती है तो इसका रिजल्ट ऐसा आता है। हो सकता है एक दो प्रकार की और राजनीति बची हो जो आगे आने वाले समय में लोगों को दिखे। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की सेना ने किया, कांग्रेस वाले या कई विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि ये जो है सिंदूर का अपमान है, इस नाम से ऑपरेशन होना ही नहीं चाहिए था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं तो नॉन एग्जिस्टेंट आइडेंटिटी हूं जी, अभिनय करता हूं। मुझे लेकिन ऐसा देश के लगता है नागरिक तो हैं। देश के नागरिक होने से फर्क नहीं पड़ता है। जी देश के नागरिक होने से फर्क हमें इससे पड़ता है कि एजुकेशन का क्या सिस्टम है, हेल्थ का क्या सिस्टम है, कम्युनिकेशन का क्या सिस्टम है, जी इससे फर्क पड़ता है। कोई युद्ध हुआ है, उसको आप कोई भी नाम दे दो। अब ये अलग सी चीज है कि उस नाम के पीछे कोई राजनीति करनी है। भैया वो राजनेता लोग हैं, राजनीति करने के लिए उन्होंने दिया होगा। दूसरा कह रहा आप राजनीति करने के लिए दिए, तो एक ने कहा कि नहीं मैंने इसलिए दिया। अब इसमें आप घुस के अपनी कोई राय देंगे जी तो उसका कोई अर्थ नहीं है। लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जी मैंने पहले ही कहा कि स्लोगन का समय है। जी। चलिए अब विषय पर आते हैं वापस। थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए थे शायद। आप कहा करते हैं कि माया नगरी में जो भी आते हैं, समंदर की लहरें कईयों को तो किनारों की तरफ धकेल दिया करती हैं। कुछ ही होते हैं जो समा जिन्हें ये लहरें समंदर में समा लिया करती। ये समुद्र का चरित्र है जी चूंकि समुद्र की लहरें जो हैं आपको दिखाई नहीं देती हैं उस तरह से जैसे नदी में जो चलता है। चूंकि नदी चलते हुए दिखता है, ऐसे समुद्र में जब हल्फा उठता है तब आपको दिखता है, नहीं तो समुद्र धीरे 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 ऐसे ऐसे बहुत चलता है, शांत से आता है जाता है, आता है जाता है। अब कोई एक चीज आप उसमें फेंक देते हो जी, अब आपको जो है थोड़ी देर बाद दूसरे दिन ये दिखाई देगा कि वो या तो किनारे पड़ा है या तो गायब हो गया है। अधिकतर चीज किनारे पड़ी दिखाई देती है, कुछ ही चीजें गायब हुई दिखाई देती हैं। जी तो बंबई शहर जो है कुछ ऐसा ही है कि बंबई में अगर आप समा गए तो फिर आप जीवन भर बंबई के अलावा कहीं नहीं रह पाओगे। अच्छा, कलाकार जाते हैं मुंबई कुछ करने के लिए, माया नगरी वाले समंदर में समाने के लिए, लेकिन उनकी तरफ से क्या ऐसी कमियां रह जाती हैं जिनकी वजह से लहरें उन्हें किनारे पे छोड़ देती है बार बार? समस्या है कि आप जब कुछ कुछ करने जाते हैं जी तो करने के पीछे जो शिद्दत आपकी है, जो आपका जील है, जो आपकी ताकत है, जो आपका स्ट्रेंथ है जी, वो क्या है या वो सिर्फ भावना है? जी जैसे आप भावुक हो जाते हो, भावुक होकर कोई आप एक स्टांस ले लेते हो, पता चलता है कि आपके अंदर वो ताकत ही नहीं थी। जी भावना में आके लोग कहते हैं ना कि आप मूर्ख हो जाते हो। बिल्कुल। तो उसी तरह से आप जो है अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, स्कूल में नाटक करते रहे या कुछ करते रहे, दशहरा दिवाली कुछ किए, लोगों ने कहा यार तुम तो हीरो जैसे लगते हो, और लोगों ने चढ़ाया, उनको लगा अच्छा। या उन्होंने देखा अरे इस शक्ल का आदमी बन गया, या कहा गया अरे ये तो यहां था, ये यहां आ गया। तो आप जो है दूसरे के जी
इमेजेस को देख के आप अपना इमेज बनाने लगते हो। जी 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 आपके अंदर वो ताकत नहीं है। जी। अगर आपके अंदर वो ताकत होती तो आप समा गए होते, भले आपको काम मिले या न मिले। शिद्दत जरूरी है। शिद्दत जरूरी है। तो पेशेंस चाहिए उसके लिए, शिद्दत के लिए पेशेंस भी चाहिए कि संयम है या नहीं है। आपको, आप हर आदमी वहां बड़ा आदमी बनने गया है जी बड़ा आदमी दूसरे दिन तो आप बन नहीं जाओगे। बिल्कुल। हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 5 साल लग जाए। जी। एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन अब एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। हाँ, तो वो एक दिन कब है, हाँ, ये उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। तो संयम है। तो एक दिन का सवाल जो है वो ज्ञान में यानी एजुकेशन में नहीं है। जी रोज आपका एक दिन जो है कुछ जुड़ता है। जी अगर ये बात हम समझें तो इसको हम वहां भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब हम रोज अभिनय के लिए कहीं भी जाते हैं, काम करते हैं, आपको वो एक दिन जो है कुछ ना कुछ जोड़ता है। आप कुछ समझते हैं। आप मशीन की तरह गए, काम कर लिए, चले आए, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। जी। तो कुल मिला के क्या है कि उसके पीछे आपकी अपनी डेस्टिनी भी है कि किसी की डेस्टिनी है कि भाई वो आया, हो गई। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी आए और यूं हो जाएगा, वो उसकी डेस्टिनी थी। जी जी मेरी हो सकता है 5 साल बाद हो सकता है 10 साल बाद हो। जी बिल्कुल। तो 10 साल के लिए हमें सर्वाइवल ढूंढना है। जी, यानी कुछ ना कुछ काम भी साथ में चलता रहे। करते रहिए भाई, बहुत सारी चीज है। आप जो है हमेशा छोटे छोटे रोल्स कर लीजिए। आप उसका प्रचार प्रसार मत कीजिए। सर्वाइवल के लिए छोटे रोल कीजिए, डबिंग कीजिए, वॉइसिंग कीजिए, असिस्टेंट हो जाइए, जी अपना तरीका खोजिए। ग्रेट। लोग सिर्फ ऊपर ही देखते हैं। ऊपर, वहां पहुंचना है। वहां आप कैसे पहुंच सकते हो, सीढ़ी नहीं है कोई वहां। अभी जैसा कि आपने कहा कि शिद्दत होनी चाहिए, लक भी काम करता है यहाँ। पेशेंस और शिद्दत की बात तो हो गई, लक कितना चलता है इसमें? लक 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 भाग्य, डेस्टिनी, भाग्य है ना। डेस्टिनी तो भाग्य है। ओके। मतलब अगर आप देखिए तो अगर लक साथ है तो मतलब कुछ ज्यादा सोचने करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो लक अपने आप ले जाएगा। फिर आप ध्वस्त भी जल्दी होते हो ना। लक मतलब समय, कि समय कब आया। तो समय आता है तो जाता भी है जी। तो जब आपका समय आता है तो मान लीजिए कि आपका समय जो है 2 साल का आया जी तो इस 2 साल में आप सतर्क हो जाइए जी। और आप जितना कुछ कलेक्ट कर सकते हैं कलेक्ट कर लीजिए। धन नहीं, लोग। जी क्योंकि जब ये 2 साल बाद समय जाएगा तो वो लोग काम आएंगे। बिल्कुल। लोग धन कमाने में लग जाते हैं। तो धन तो आ जाता है, मेन टारगेट से भटक जाते हैं। हाँ, धन आ जाता है। लेकिन जब समय जाता है तो आपके पास सिर्फ धन रह जाता है। जी लोग नहीं रहते। सही बात है। हमें लोगों की जरूरत है ना जी। वो कमाई तो लोगों की होती है। तो ये समझना पड़ता है कि भाई जब अच्छा समय आता है आपका तो अच्छा समय हमेशा डेलिकेट होता है, खतरनाक होता है, जी तकलीफ देह होता है लोगों के लिए। जी बिल्कुल। आपने मूवीज भी की हैं, सीरियल्स भी आपने किए हैं, वेब सीरीज भी आप कंटिन्यू कर ही रहे हैं, और थिएटर में भी शायद अभी आप इस वक्त एक्टिव हैं। थिएटर में तो हम लगातार एक्टिव रहते हैं। करते नहीं हैं क्योंकि उसके लिए बहुत समय चाहिए होता है, हमको बहुत टाइम लगता है। लेकिन हम हम थिएटर से कभी अलग नहीं हुए, कटे नहीं। हाँ, लेकिन कई लोग ऐसे हैं रंगमंच पर अक्सर देखे जाते हैं जो कि रंगमंच की दुनिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। वो ना मूवीज करना चाहते हैं, ना टीवी सीरियल्स करना चाहते हैं, और ना ही वेब सीरीज करना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा ऐसी मान्यता जो है, जी। अगर क्योंकि एक्सप्लोरेशन के लिए तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन वो थिएटर से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते? कई एग्जाम्पल देखे हैं मैंने। हम आपको एक बात बताएं, जी। वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं, वो साहस नहीं कर पाते हैं, जी। क्योंकि उनके लिए वो सुविधा का विषय हो जाता है थिएटर। जी। उनकी अपनी पकड़ हो जाती है, उनकी अपनी समझ हो जाती है, और जीवन चल रहा है। रोज वही कुएं से एक ही बाल्टी निकालनी है। आनंद भी लेते हैं, वो कुछ क्रिएट भी करते होंगे, मजा भी आता होगा, दर्शक भी होंगे उनके, जी। लेकिन दूसरे मीडियम में जाने के लिए साहस करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। हाँ, क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ, अब जाहिर है जैसे बात हो रही है कि भाई वो तो समय है, वो गए, जी। वो साल भर बीत गया, लोग बोलना गए थे अब लीजिए, वो बेचारा जो है औंधे मुंह गिरे। तो लोग क्या कहेंगे, ये जो है ना एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग क्या कहेंगे। चलिए गीत भी तो है वो, हाँ, कितनी हमको बनती है कोई ना। शौक नहीं है, आपको मालूम है, हमको कोई शौक नहीं है सिनेमा का। जी। आप एंजॉय करते हैं बस। नहीं वो तो खैर, हम काम को जो है आपके साथ बैठे हैं तो हम एंजॉय कर रहे हैं, बिना एंजॉयमेंट के जो है वो मूल मुद्दे पे बात सही ढंग से हो नहीं पाती है, जी। फिर टेक्निकल बातें होने लगती हैं। जनरली आपने जितने खतरनाक खतरनाक अभी तक मेरे से सवाल पूछ लिए हैं, ये बालाकोट और फलाना और फरीदकोट और ये और आज की सरकार, मैंने सब पे जवाब दिया तो मूलतः जब मैंने थिएटर शुरू किया तो मैं तो सिनेमा देखता भी नहीं था, सिनेमा को कोई शौक नहीं था, बिहार में ही हम करना चाहते थे, तो एनएसडी से जब लौट के आए 89 में, तो सिनेरियो बदल गया था शहर का, जी। राज्य का। तो मुझे लगा कि यहाँ जो है अब कठिन है, यहाँ अब थिएटर उस तरह से नहीं हो सकता है जी। और हम अकेले युद्ध कर लें, ये समझदारी बना नहीं पाए थे, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। तो मेरे मित्र ने जो है दिल्ली जाने का मन नहीं किया जी। रेपेट्री में था कि आ जाइए, तो बंबई में मेरे मित्र अब नहीं रहे, वो बोले कि अरे आओ इधर देख लो, चले गए जी। देख रहे हैं। आज तक किसी के दफ्तर नहीं गए जी। साल भर बैठे रहे, पैसा खत्म हो गया, तो जूनियर फेलोशिप जो है एनएसडी का किए, वहां से लिख के जो है जमा किए और 18,000 रुपया लेके आए फिर ये 91 में। तो एक साल 89 में आए थे, 91 एंड में जो है खत्म हुआ, फिर 2 महीने में पूरा फेलोशिप लिख के जमा किए, फिर लेके आए 18,000, फिर असिस्टेंट हो गए, वो असिस्टेंट बनेंगे। तो हम तो इसलिए गए नहीं थे कि हमको कोई फिल्मी शौक है, असिस्टेंट बनेंगे। अब हम असिस्टेंट बन गए, तो लोगों को लगा यार ये तो बहुत मेहनती है लेकिन हमको डेस्टिनी है कि हमको एक्टर बनना था। जी। आप चाहते नहीं थे एक्टर बनना, लेकिन बन गए, डेस्टिनी ले आई। डेस्टिनी ले आई, क्योंकि हमने तो डिसाइड कर लिया ना अब तो डायरेक्शन। जी। एक्टिंग की दुकान खुल गई। जब दुकान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं नहीं गया था, मुझे उठा के वहां रख दिया गया, प्लांट किया गया आपको। हाँ, अब वो जो है पॉपुलर भी हो गया, तो अब जो है वो था बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे वो, आजकल वो एड वेड खाली बनाते हैं शायद, पंकज पाराशर नाम था जी। तो एक सीरियल बना रहे थे, ये 92 की बात है जी, 92 की। उस वक्त तो दूरदर्शन ही चलता था बस।
हाँ दूरदर्शन था। जी। तो वो बना रहे थे अब आएगा मजा। हम्म। अनुभव सिन्हा उनका चीफ था। आज तो कर लिए। उसको गोविंद जी ने देख लिया, गोविंद निहलानी ने जी। ध्रुव काल में दे दिया तो एक्टर बन गए, गोविंद निहलानी के एक्टर हो गए। फिर फिल्म और मिल गई काम। तो डेस्टिनी है। बाकी आप अपना करते रहिए मेहनत। जी। अगर आप मेहनत करने से गुरेज किए तो समय जब जाएगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। मेरा समय कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। समय बस आपको खींचता रहा। समय हमको, मेरे लिए समय बस इतना आया कि वो हमको लाकर वहां खड़ा कर दिया, बैठा दिया। समय मेरे लिए इतना पॉजिटिव रहा कि कभी हम बेकाम नहीं रहे। हम साल साल भर बैठे रहे जी। साल भर बैठे हुए हैं, हमको भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन फिर काम आया तो बराबर हो गया सब। टपका दिया, कुछ कर लिए। जैसे होता है ना, बेचैनी होने लगती है, आप काम खोजना नहीं। बिल्कुल। पहले एक दौर हुआ करता था जब ऑफलाइन ऑडिशंस हुआ करते थे और जाना पड़ता था, बाकायदा जगह जगह ऑडिशंस के लिए जो है आपको बुलाया जाता था। लेकिन आजकल ऑडिशंस का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। इस विषय में मैं आपको कोई राय इसलिए नहीं दे पाऊंगा, मैंने अपने जीवन में कभी ऑडिशन नहीं दिया। ग्रेट। क्या ऐसा भी होता है बिना ऑडिशन? मेरा तो कहना है कि भाई मत लो, हमको तो जरूरत ही नहीं है काम की यार। हम घर बैठे हैं, आराम से सो रहे हैं, मस्त हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सवाल खत्म हो गया यहाँ। ग्रेट। अच्छा, न्यू कमर्स जो हैं, जो चाहते हैं आप ही की तरह बिना ऑडिशंस के स्टार बन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। कुंडली में होगा तो हो जाएगा। जैसे हमारे अभिषेक बच्चन जी रहे, ना ना ना, उसका जीवन बहुत कठिन है। ऋतिक रोशन जी अरे हैं। उन लोगों का जीवन बहुत कठिन है। ओके। वो खाली आपको लग रहा है कि वो स्टार पुत्र हैं, अरे उनका जीवन ज्यादा कठिन है। कई बार तो हमको बेटा जो है पिता से बेहतर लगता है, लेकिन पिता की छाया और छवि इतनी बड़ी है कि उसके नीचे जो है वो गायब हो जाता है। ग्रेट। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं लोगों की उनसे। तुलना हो जाती है। एक्सपेक्टेशन हो तो बात समझ में आता है, तुलना हो तो आप तुलनात्मक अध्ययन करने लगते हैं। जी 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 जी। लेकिन जबकि दोनों की क्वालिटीज अलग अलग हैं। भाई मेरे तो दर्शक को कौन समझाए? हमारे यहाँ दर्शक बनाए कहाँ गए? जी। आम पब्लिक है दर्शक। आम पब्लिक है दर्शक, वो क्या देखती है? उनको तो सिर्फ मनोरंजन चाहिए। अब मनोरंजन का जो है डेफिनेशन नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, एक स्टारडम बना हुआ है अभिषेक जी का। अब जैसे आप अमिताभ जी का तेलुगु देख लीजिए, वो चाहे किसी भी तरह की फिल्म होगी जी, वो चलेगी जरूर, फ्लॉप होगी वो भी चलती है जी। आप मलयाली फिल्म देख लीजिए, आप तमिल फिल्म देख लीजिए, कन्नड़ में अब शुरू भी हो गया है फिर से जी। कन्नड़ में पहले बहुत कम उस तरह से होता था, बनता था, अब वहां भी शुरू हो गया है। बंगला का अपना है, हिंदी का नहीं है जी। क्योंकि हिंदी मूलतः हिंदी जो है वो हमारी कहने को तो हम कह देते हैं कि हिंदी बेल्ट में हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, हिंदी बोलता कौन है? हिंदी कोई नहीं बोलता है। हर कोई जो है जो हिंदी बोल रहा है वो अपने इलाके के डायलेक्ट के आधार पे हिंदी बोल रहा है। जी बिल्कुल। उसी तरह से जैसे कि मैथिल है तो मैथिली में हिंदी बोलेगा, भोजपुरी है तो भोजपुरी में हिंदी बोलेगा, अवधी है तो अवधी में हिंदी बोलेगा, उसमें अवधी मिला हुआ होता है। बिल्कुल। जैसे गुजराती हैं तो वो गुजराती हिंदी बोलते हैं, पंजाबी हैं तो पंजाबी हिंदी बोलते हैं। हिंदी खाली जो है बोली जा रही है, जब हम अभी बात कर रहे हैं तो हिंदी बात कर रहे हैं जी, या वो फाइलों में लिखा जाता है हिंदी, या रेडियो स्टेशन में हिंदी बोली जाती है जी। जबकि उस हिंदी का जो है आम जिंदगी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता लोगों से। शुद्ध हिंदी का, प्योर हिंदी का,
शुद्ध हिंदी नहीं हाँ, होती। वो डायलेक्ट के साथ होती है जी। कि जैसे जब आप जयपुर में हिंदी बोलते होंगे तो यहाँ की अपना एक डायलेक्ट होगा, उस डायलेक्ट के शब्दों का चयन जो है आपके सेंटेंस में होता होगा जी। जब आप बात करते होंगे तो। बिल्कुल। तो इसीलिए जब हम हिंदी में सिनेमा बनाते हैं तो समस्या कहाँ खड़ी होती है कि हमको ये पता ही नहीं चलता है कि ये इसकी ज्योग्राफी क्या है। जी। तो ज्योग्राफी नहीं समझ में आता है तो उसकी हिस्ट्री नहीं समझ में आती है, तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो फेरी टेल लगने लगते हैं, परी कथा हो जाता है। बिल्कुल। तो आप उसी तरह से अब रीजनल उसमें सिनेमा में जब जाते हैं, तेलुगु में, तमिल में, मलयाली में, वो अपने ज़मीन की कहानी उठाते हैं। जी। वहाँ की भाषा है, बिल्कुल। तो उसकी अपनी एक सच्चाई है। अब हिंदी में जो सच्चाई है, इसीलिए आप देखिएगा कि प्रकाश झा की फिल्म जो है उसमें आपको एक सच्चाई दिखेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है, वो अपने थॉट प्रोसेस से काम करते हैं। क्योंकि वो सबसे पहले वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री उनकी बड़ी क्लियर होती है, तो चरित्र बड़े स्ट्रांग बनते हैं। बिल्कुल। आप अक्सर ये कहते हैं कि मतलब यह आपका मानना है कि राम भी हम ही में है, रावण भी हम ही में है, सब हम में। वो ये जो है कि जहां हमारा राम है वहीं हमारा रावण है, और अगर हम अपने रावण को पहले नहीं पहचानेंगे तो हमारा राम ही रावण हो जाएगा, और हम अपने रावण की पूजा राम की तरह करेंगे। जी। क्योंकि हम अपना रावण पहले पहचाने नहीं। क्योंकि जब हम हे राम बोलें, हे भगवान बोलें, महादेव बोलें और इससे कोई भयभीत हो तो इसका मतलब कि ये मेरा रावण है, ये भय जो भय फैला रहा है, जो भय फैला रहा है। उसी तरह से हम या अली बोलें या अल्लाह बोलें और ये हमको अगर भय पैदा करता है तो इसका मतलब कि ये उसका रावण है। जी। तो राम और रावण का प्रयोग जो है वो ये समझाने के लिए किया गया है कि आपके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। आप अपने नेगेटिव एस्पेक्ट को पहले पहचान लो, तब आपको आपका पॉजिटिव समझ में आएगा। जैसे पहले मुझे ये गुण लगता था, जी, अपना गुण, जी जी, मैं बहुत एरोगेंट आदमी हूँ, मैं इगोइस्ट हूँ। जी। ये जाके 78, 79 में मुझे समझ में आई बात कि ये मेरा रावण है। जी बिल्कुल। और मैं पहले लोगों को बता देता हूँ कि भाई उंगली मत करना, बात करना। उंगली करोगे ना तो जाग जाएगा। ग्रेट। क्योंकि हमें मालूम है कि उंगली करोगे तो वो फैलेगा, फैलेगा तो वो फैलने का तो कोई रोक टोक है नहीं। बिल्कुल। तो धीरे धीरे हम भी उस बात को समझते हैं और हमको ऐसा लगता है कि ये दो जो गुण हैं मूलतः मेरे अवगुण हैं, जो समाज में बेहतर काम नहीं करेंगे। जी। वो समाज के लोगों को तकलीफ देंगे। तो तकलीफ अगर दे रहा है आपका कोई गुण, जिसे हम गुण समझ रहे हैं, तो उसे समझ लेना चाहिए कि वो आपका अवगुण है। जी। तो उसे रोकना चाहिए, और वो शुरू होता है जुबान से। जी जी जी। भाव से शुरू होकर जुबान तक आता है, उसके बाद वो शरीर में उतर जाता है, फिर वो अपने तांडव शुरू कर देता है। तांडव तो एक विचार है, लेकिन वो ऐसे देखा जाए तो फिर वही मारकाट शुरू हो जाता है। वही भावों को परिवर्तित करता है। अच्छा, अब जैसा कि राम भी हम ही में है, रावण भी हम ही में है, और हमें उसे पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पहचान लेंगे तो उस पर काबू पाया जा सकता है। और क्या ये पहचान करने की जो
तकनीक है, उसमें रंगमंच क्या सहयोगी हो सकता है? होता है ना। किस प्रकार से? जब आप अभिनय करना शुरू करते हो तो ढेर सारी चीजें जो हैं आपके आड़े आती हैं। जी। जैसे कि आपको गिड़गिड़ाना है और आपको हिचकिचाहट हो रही है। जी। अबे इसके सामने इससे गिड़गिड़ाएं, इसका मतलब क्या आपको कुछ समस्या हाँ। जी। तो धीरे धीरे वो अभ्यास बनने लगता है। आपको ये समझ में आने लगता है कि ये जो चीज है मेरे अंदर वो हमें काम करने में बाधा पहुंचाती है, तो आप उस पर नियंत्रण करते हो। ऑब्जर्वेशन अपना हम स्ट्रांग होता क्योंकि है। वो आपको सीधा सीधा बाधा पहुंचा रहा है। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो बाधित करती हैं आपको। जी। कि जब आप खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा हूं। इसका मतलब आपको पता नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी जो है, आपका व्यक्तित्व जो है वीक है। जी। वीक व्यक्तित्व रावण का प्रतिरूप है। जी। अगर वो मजबूत होता तो कॉन्फिडेंस बना रहता। जबकि आप देखेंगे तो रावण तो कॉन्फिडेंट राजा आदमी था, लेकिन कहां कमजोर हुआ वो? कहीं कमजोर हुआ जी। तभी वो रावण बना। बिल्कुल। वरना रावण जो है, आप धनुष नहीं उठा पाए। कल्पना देख लीजिए आप कि हाँ। राम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। हाँ। ये अलग सी चीज है कि राम जो है वो विष्णु के अवतार थे, लेकिन वो राम से ज्यादा बलिष्ठ, राम से ज्यादा धनाढ्य, राम से ज्यादा पढ़ा लिखा। जी। उस आदमी के अंदर एक कमजोरी आई, जी। सिर्फ एक कमजोरी, और वो कमजोरी उसको रावण बना देती है। तो ये सारे दर्शन हैं, सब जीवन को समझने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने जो चीजें लिखी हैं समझाने के लिए। जी। हम इसलिए कह रहे हैं कि दर्शन है क्योंकि इसको पढ़ के, इस पे मत्था टेक के आप पूजा करके ऐसे समझ के उसको छोड़ देते हैं। वो जीवन में उतारिए। बिल्कुल। आपके जीवन में वो उतर ही नहीं रहा है। आप जाके राम जी के मूर्ति के सामने जो है माथा टेक लेते हैं और आपकी प्रवृत्ति रावण जैसी है। बिल्कुल। तो फायदा क्या है राम के सामने मत्था टेकने का? जैसा व्यक्तित्व है, जैसा चाहते हैं वही पूजना होगा फिर तो। पूजना है आप राम को और हरकत आपकी रावण जैसी है, तो फिर आप राम के भक्त हुए क्या? विपरीत प्रभाव होगा उससे तो फिर। तो लोगों को ये लगता रहेगा कि अरे ये तो राम भक्त है। जी। पता चला जी इनके करतूत तो ऐसे हैं। जी। तो व्यवहार जो है, आचरण और व्यवहार जो है, वो हमें बताता है कि मूलतः आप क्या हैं। जी। जुबान नहीं बताती। जुबान इसीलिए कहते हैं ना, पहले कहते थे अरे चमड़े की जुबान है वो तो कुछ भी बोल जाती है। बड़ी बड़ी बात बोल गई, लोगों ने कहा ये तो कमाल व्यक्तित्व है, पता चला वो व्यक्तित्व ही नहीं था क्योंकि उसके आचरण और व्यवहार में नहीं था। जी। तो जब तक हम उसका आचरण और व्यवहार नहीं देख लेते हैं तब तक वो आदमी पहचाना नहीं जाता। जी बिल्कुल। अभी कई लोग हैं माया नगनी की चकाचौंध से प्रभावित हैं और वो कैरियर के तौर पर और बॉलीवुड को चुनना चाहते हैं या फिल्म लाइन या अब वेब सीरीज़ का भी ज़माना है, तो इस फील्ड में, एक्टिंग फील्ड में ही मतलब वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो उनको क्या थिएटर करना चाहिए या
वो बिना थिएटर किए भी अगर जाते हैं तो उनको सफलता मिलने की उम्मीद रहती है। नहीं, सफलता के लिए तो आपको नहीं जाना चाहिए कहीं भी। सफलता तो समय है, सफलता जो है वो समय है जी। सफल आप पैदा हो गए हो, आपकी सांस चल रही है, आप सफल हो। ग्रेट। जब तक सांस चल रही है आप सफल हो। सांस रुक गई जी, असफल। लेकिन वो एक्टिंग लाइन में कैरियर बनाने के इसीलिए लिए कह जो रहे जा हैं कि आप सफलता के लिए अगर जा रहे हो तो आप मुंह की खाओगे। जी। क्योंकि आप सफलता जब सोचोगे तो आपको लगेगा मैं शाहरुख हो जाऊंगा, मैं फलाना हो जाऊंगा, मैं ढमकाना हो जाऊंगा। लेकिन शाहरुख ने भी थिएटर किया था। बस देखिए, वो उसकी अपनी डेस्टिनी है। वो है उसकी डेस्टिनी। जी। दूसरा शाहरुख जो है 100 साल में एक ही शाहरुख पैदा होता है, एक ही सलमान होता है, एक ही अमिताभ, या एक ही अमिताभ होता है, या एक ही अभिषेक होता है, बिल्कुल, या एक ही विनीत होता है, जी बिल्कुल, या एक ही प्रशांत होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम ये भूल जाते हैं कि हम इस पूरे ब्रह्मांड में इकलौते हैं, क्योंकि भगत सिंह भी तो एक ही था। इसीलिए जब हम भूलते हैं तो हम दूसरे को अपनी प्रतिच्छाया में देखने लगते हैं। जी। उसकी छाया हम लेने लगते हैं कि हम वैसे बनेंगे। तुम वैसे नहीं बन सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा समय तुम्हारे ढंग से रचा गया है, संवारा गया है। तुम इसे बनाने की कोशिश करो। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने अंदर झांको, अपनी ताकत पहचानो और अपनी ताकत को सामने लाओ। और इसके लिए थिएटर बहुत माकूल जगह है। ग्रेट। आपको अपनी ताकत समझ में आती है। मतलब इंसान वहां पर कुछ अपने आप को बेहतर निखार पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ये चाहते हैं कि ये एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी ना हो, कंपल्सरी सब्जेक्ट हो। केजी से लेके केजी जी 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 से लेके 10वीं तक, और उसके बाद में भी अगर कोई इसको जारी उसके रखना बाद चाहे तो वो एजुकेशन का विषय नहीं है। उसके बाद जानते हैं वो व्यक्तित्व बन जाएगा। ग्रेट। उसको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, कितनी ताकत है, इसे कैसे बढ़ाना है, ये सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब वो कंपटीशन फाइट करके कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो रिटन एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन वो 4 आदमी के सामने बैठ नहीं पाते। 4 आदमियों के सामने जब इंटरव्यू की बारी आती है तो वहां वो फेल हो जाता है। तो और यहाँ जो वो थिएटर की कमी है। हाँ बिल्कुल। जब वहाँ जब नाटक आप करने जाते हो तो कम से कम 50 आदमी तो बैठा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और 50 को आप झेल रहे होते हो, क्योंकि 50 को कंट्रोल करना है। वो 50 500 भी हो सकता है, तो 4 आदमी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपका कॉन्फिडेंस जो है आपको वहां खड़ा करता है। जी। सवाल महत्वपूर्ण नहीं होता है आपके। देखा जाए तो आपने जितने सवाल, अब ठीक है कि मेरा अपना अनुभव है, आपने जितने सवाल किए थे राजनीतिक, मैंने सबको घुमा घुमा के सबका जवाब दिया। सीधा जवाब नहीं दिया। ये थिएटर का कमाल है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात का तो कुछ जवाब देना ही पड़ेगा। जैसा कि अभी हाल ही में जो है हमारे देश में विश्व का सबसे ऊंचा वो रेलवे ब्रिज बना है चिनाब नदी के ऊपर। तो कौन बड़ी बात है भाई? बड़ी बात नहीं है। 22 साल लगे हैं इसको बनाने में। अरे भाई, तो 22 साल लगे हैं तो इसको जो है 25 साल पहले बन जाना चाहिए था। ग्रेट। मतलब ये राजनीति जो है ये, और उसके पीछे राजनीति लेट हो करती सकता है, रहती है। राजनीति ना हो सकता है उसके पीछे ब्यूरोक्रेटिक लोग रहे हों, उनके अंदर वो उनको लगा हो अच्छा भाई फाइल चल रही है। जी 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 जी। अब आप सोचिए कि एक आदमी था जो जब दिल्ली का मेट्रो शुरू हुआ, जी, तो दिल्ली का जब मेट्रो शुरू हुआ तो उन्होंने जो है कहा कि ऐसे नहीं बनेगा। वो बायाप्ता जाके पूरी पॉलिसी बना के कहे कि कोई भी आदमी मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता है कि भाई ये मेरी जमीन है, ये स्टे हो गया।
ये है क्षमता उसके अंदर की। क्या नाम था उनका, वो जो दिल्ली मेट्रो बनाए थे, दिल्ली मेट्रो, खैर वो तब जाके दिल्ली मेट्रो इतनी तेजी में बना। कोई नहीं रोक सकता है, इससे परमिशन उससे परमिशन कुछ नहीं, जिसको जहां से जैसे बनानी है बनाओ। वो बनाए। जाहिर है कि हम रूल नहीं तोड़ेंगे कि अगर कोई आर्कियोलॉजी का जो जैसे पुरानी दिल्ली में, अरे वो कौन सी जगह है, कौन सा स्टेशन है, उसके 400 फीट नीचे से मेट्रो गया है, क्योंकि वो पूरा इलाका जो है आर्कियोलॉजी के अंडर में आता है, वो हिल नहीं सकता है। पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद के आगे, जहां चाट वाट बहुत बिकता है। तो आप ये सोचिए कि वो 400 फीट नीचे, मतलब ऊपर लोगों को पता ही नहीं चला कि नीचे से जो है टनल जा रहा है। कोई वाइब्रेशन भी नहीं है, कहीं नहीं। तो वाइब्रेशन होगा तो सारी बिल्डिंगें गिर जाएंगी। 100 साल से ऊपर की पूरा एरिया है। बिल्कुल। तो ये है शिद्दत, कि एक शिद्दत थी कि भाई एक दल ने कहा कि भाई परमाणु बम बनाना है, परीक्षण के लिए, वाजपेयी जी ने कहा, सब हो गया। तो वो शिद्दत होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो इसलिए कोई भी चीज अभी बन रही है, हमें लगता है कि तो कौन सा ठीक है ना, बन गया, अब आप उसको स्लोगन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। जी, राजनीति। अभी जैसे बंबई में आप सोच लीजिए कि वो मेट्रो का टनल जो बना था जी, टाउन की तरफ, वो जा समंदर रहा था के नीचे से, समंदर के नीचे से पानी गिरने लगा, बंद किया गया। अभी हाल ही में चालू हुआ था। अभी हाँ, हाल ही में चालू हुआ था। और अभी जो है 15 दिन 10 दिन 15 दिन पहले, 10 दिन पहले पानी भर गया उसमें। तो वो भी तो बना था। आप उसकी चर्चा नहीं, वो नहीं पूछ रहे हैं आप जी, ये पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी उसका भी बंद करने का भी शायद परसों ही बंद किया उसको। नहीं 2-3 दिन ही हुए हैं। उसी दिन बंद हो गया था, सेम डे। बहुत पानी रिस नहीं रहा था, नाला बहने लगा पानी का। कुछ होगा, हमको उतना डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन ये अपने आप में कि अब भी तो बना था। अभी इनॉग्रेशन हुआ था, फ्लाईओवर एक महीना भी नहीं हुआ है, फ्लाईओवर गिर रहा है। एक फ्लाईओवर वहां बना, वो एक बनाना था, तो वो फ्लाईओवर जो है 1 साल से ऊपर लग गया, क्योंकि एक तो रेलवे वाले को बनाना था, उसने नीचे बना दिया। तो अब 2 फ्लाईओवर जो है, जो बीएमसी ने बनवाया वो ऊपर है, और रेलवे वाले नीचे, फिर से जो है उसको मतलब ग्रेट। तो आपका जो गृह राज्य है बिहार, वो और मुंबई तालमेल बना रहता है आने जाने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साल में 2 बार तो जाते ही जाते हैं। साल में 2 बार? हाँ। और एक बार जाते हैं तो कितने दिन के लिए जाते होंगे? डिपेंड करता है, 5 दिन 10 दिन, कई बार 15-15 दिन चले जाते हैं। और जब मुंबई होते हैं अचानक याद नहीं आती घर की? नहीं, अब तो जो है वो, अब चूंकि अब तो बुढ़े हो गए हैं, 70 साल उम्र हो गई है, तो भैया हैं, भाभी हैं, भतीजे सब तो जो है एक दिल्ली में है, बाकी जो है अमेरिका में है, बहन जो है वो कनाडा में है। तो सबसे जो है मोबाइल पे वीडियो पे बात हो जाती है। तो अब वो तो लगता ही नहीं है। अब पटना जाओ तो एक तो जो है सारे दोस्त जो मेरे समय के हैं वो सब बुढ़े हो चुके हैं। सही बात है। इतने, अब हम हैं एनर्जेटिक, वो हो चुके हैं इतने बुढ़े कि उनको जो है लगता, अच्छा हाँ तो कितना टाइम लेगा। चटकारे लेके बात कर रहे हैं आप तो इस बारे में। तो आपके दोस्त जब ये देखेंगे तो
तो गाली देंगे और क्या करेंगे। अपने आप को क्या समझता है। अच्छा, आप किस एज तक जवान रहना चाहते हैं? जवान तो हम हमेशा रहना चाहते हैं, अंत तक। जवान रहना जो है एक प्रवृत्ति है, उम्र से जो है उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं उम्र की चर्चा इसलिए करता हूं कि लोग, बच्चे आज के, ये समझ सकें कि 70 साल जी के रनिंग मेरा है, 1 साल बाद हम हो जाएंगे जी, तो उनके लिए ये इंस्पिरेशन हो जीवन का कि भैया ये आदमी इतना एनर्जेटिक है तो हम लोगों को भी होना चाहिए ऐसा। उनको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। जवानी जो है वो मेकअप से नहीं होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये आप अभी 70 के आसपास आपकी एज लगभग है, लेकिन देखा जाए तो आप लगते नहीं है कि आप इस एज में होंगे। हाँ, वो आपकी एज करीब 50 से 55 के बीच में ही लगती है। वो तो खैर अब थोड़ा चल, मैं जो एक्सरसाइज करते रहते हैं, खाने पे कंट्रोल है, 2 रोटी दिन में खाते हैं, 2 रोटी रात में खाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं। कई साल से जो है ये चल रहा है। लेकिन मुंबई की लाइफस्टाइल को अगर देखा जाए तो सुबह, कईयों की तो सुबह ही करीब 10-11 बजे के आसपास होती है और रात को वही 12-1-2 बजे के करीब उनको हाँ, तो वो सोचे डिनर मिलता है। वो अपना जीवन सोच लें। अगर वो ये लाइफ स्टाइल जिएंगे तो इसका मतलब उनको संकट है लाइफ में, रोज नहीं कर सकते हैं ये। वो अगर रोज शूटिंग कर रहे हैं, अगर वो रोज शूटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है रोज सुबह उठ रहे हैं 5 बजे 6 बजे और 9 बजे तक आप सेट पे पहुंच रहे हैं, और आपका शूटिंग खत्म हो रहा है रात में 9 बजे 10 बजे, तो आप जो है रात के 11 बजे 12 बजे घर पहुंच रहे हैं। मतलब कि आप जो है घर से निकलते हैं कुछ 9 बजे पहुंचने के लिए 8 बजे 7:30 8 बजे, और रात में आप 12 बजे पहुंचते हो घर, 11-12 बजे जी। ये हेक्टिक लाइफ जो है आपको आपकी उम्र को छोटा करती है। जी। लेकिन कई लोग अभी वहां पे काम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए उनके पास काम नहीं है, लेकिन वो घर वालों से पैसा लेकर के और वहां स्ट्रगल करने के लिए गए हैं। एक शब्द जो आता है स्ट्रगल, वो स्ट्रगल करने के लिए वो वहां गए हैं, लेकिन उनकी रात को 2-2 ढाई-ढाई 3-3 बजे तक वो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, या आपस में पीजी में रहते हैं तो 2-3 लोग आपस में गप्पे शप्पे मारते रहते हैं 2:30-3 बजे तक, और फिर उसके बाद वो सोते हैं तो सुबह 11 हाँ, बजे से वो पहले ठीक है, उठना ही नहीं होता। आप ये करो, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। घर से मदद लेना बंद कर दो। ओके, घर से मदद मिलनी बंद हो जाए तो नहीं, कर दो। अच्छा, वो लेना बंद कर दें। यस। पेरेंट्स को भी तो कहा जा सकता है कि आप मदद करना बंद कर दो, जिससे कि हाँ। आपके बच्चे सक्षम हो। नहीं, पेरेंट्स को हम ये नहीं कहेंगे, उनका बच्चा है, वो भावुक है। बच्चे के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें अभी नहीं चाहिए, मैं इतना कमाऊंगा। ट्राई तो करके देखो। ग्रेट। रजनीकांत भी बस कंडक्टर हुआ करते थे। बहुत लोग हैं जो लगे हुए हैं, कर रहे हैं। कई हैं जो मतलब वहां पर कोई चाट का ठेला लगा के भी काम कर रहे हैं, पानी पूरी भी बेच रहे हैं, और अपना काम भी साथ में कर रहे हैं। वो चलिए वहां आप उतना दूर मत जाइए, आप यहीं रहिए, इंडस्ट्री में ही रहिए, कुछ करने की कोशिश कीजिए। लगे रहते हैं लोग, करते रहते हैं। ग्रेट। जब बहुत थक जाते हैं तो घर चले जाते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम उन्होंने एक निर्णय तो लिया। जीवन में निर्णय लेना बहुत जरूरी है जी। अगर आप निर्णय लिए कि मैं घर चलता हूं तो बहुत अच्छी बात है। डिसीजन टेकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिसीजन ले पा रहे हो। रिस्क से ही मुकाम बनते हैं। हाँ, और रिस्क लेने की हिम्मत अगर किसी में नहीं है तो नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। आए थे चले जाएंगे बस। आप रोज सो रहे हो, रिस्क है ना, ना उठो। रिस्क तो सांस लेने में भी है।
नहीं, वो सोना, हाँ सोना, सांस तो चल रही है, हाँ ठीक, लेकिन आपको रात में सोने के पहले ये भय अगर हो जाए कि पता नहीं कल सुबह उठें कि नहीं उठें, तो आप रात भर बैठे रहेंगे। जी। तो रोज रात में हम एक रिस्क लेते हैं हम्म, बिना अपने जानकारी के, बिल्कुल। और हमको लगता है सोना जरूरी है। हम्म, जीवन का एक बहुत बड़ा रिस्क है कि कल सुबह हो सकता है कि आपकी सांस न चल रही हो, और आप रोज रात में एक इतना बड़ा रिस्क लेते हो जीवन का, जी। और इस छोटे से रिस्क से आप भागते हो। कईयों को तो साइलेंट अटैक आते हैं, सोते सोते ही उठ ही नहीं पाते वो। नहीं, बैठे बैठे आ जाता है लोगों को। सही बात है। काफ़ी बातचीत हुई है, कुछ ऐसी बात जो आप युवाओं के साथ शेयर करना चाहें, एक कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो उनके लिए मोटिवेशनल हो जाए। मोटिवेशन दूसरा नहीं दे सकता है, मोटिवेशन आपको खोजना पड़ता है, खुद नहीं। खुद। वो किसी की बात सुन के, किसी के व्यवहार से, हम्म, किसी के एक्शन से, कहाँ से उसको मोटिवेशन मिल रहा है, वो उसका चॉइस है, या उसकी समझदारी है, या उसकी नियति है। कि जैसे ये अपने पटना में गुरु गोविंद सिंह जी, जी। वो गंगा किनारे खड़े हुए थे, हम्म, हाथ में सोने का कड़ा था उनके, हम्म, बच्चे थे, जी। 7-8 साल के रहे होंगे। जी जी। तो गंगा आई ऐसे छू के चली गई, जी। तो वे कड़ा उतारे, दे दिए, फिर आई चली गई, दूसरा उतार दी, तो घर गए, मुझे कड़ा कहाँ, बोले गंगा आई थी मांगी दे दी है। ये उनका मोटिवेट हो गए वो। अब उनको ये कब हुआ, 6-7 साल के थे, वो घाट है वहां, जी। और आप सोचिए कि ये मोटिवेशन उनको कहां से कहां ले गया। ग्रेट। स्वप्रेरणा से उनको मोटिवेशन मिला। हाँ, ऐसे ही ढेर सारी चीजें हैं, घटनाएं हैं, जो आप देखते रहते हैं और देख के इग्नोर कर जाते हैं, जबकि वो मोटिवेशनल है। जी। कोई एक आदमी जब हमसे पूछता है कि हम कहते हैं व्यक्तित्व रचो, तो वो कहता है कि कैसे रचे व्यक्तित्व। हम बोले व्यक्तित्व रचने के लिए 5 मेरे गुण हैं, और ये गुण जो हैं मैं ग्लोरीफाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये ग्लोरीफाई किया नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल। कमिटमेंट, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और ट्रूथफुलनेस, ये मेरे गुण हैं, ये मेरे खून में है। जी। कमिटमेंट, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और ट्रूथफुलनेस। जी। अब ये जो है कि आपको अगर लगता है कि अच्छा तो इसको क्या करें, तो भाई आप एक दिन निर्णय लो और कहो कि आज जो है हम कमिटेड रहेंगे। जी। तो कमिटेड का मतलब हो गया कि आप जो सोच रहे हो वो कमिट कर चुके हो, जी। और जो बोलोगे वो कमिट कर लोगे। तो पता चला कि उस दिन आप बहुत कम बोले, क्योंकि बोलते ही वो कमिटमेंट हो जाता है। बिल्कुल। और आप देखो कि आपको क्या कष्ट होता है। आप सिंसियर रहो। अब ये अगर कह दो कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, तो आप 2 घंटा नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। सच बोलने की आदत ही नहीं है लोगों को। तो ऐसे जो है धीरे धीरे आप उसको डेवलप करते हो अपने अंदर, और धीरे धीरे वो आपको आपका स्ट्रेंथ बनाता रहता है, आप और ताकतवर बनते रहते हो। जी।
अंत में चलते चलते कोई मैसेज? खुश रहें, मस्त रहें, अपने को समझें, देश समझें, राजनीति समझें। बहुत शॉर्ट में बहुत ही प्यारा मैसेज। अपने को समझें, क्योंकि अपने को समझेंगे तभी सही गलत का सही फैसला ले पाएंगे। बिल्कुल। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ विनीत कुमार जी, जो कि बहुत ही शानदार कलाकार हैं और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हैं। और अब इस पॉडकास्ट को हम यहीं विराम देते हैं। अगले शनिवार हम मिलेंगे फिर किसी नई शख्सियत के साथ, फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई मुलाकातें होंगी, फिर कुछ नया मोटिवेशन होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले शनिवार तक के लिए हमें दें इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद।